पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है और हमारे देश के नेता ममता और सोनिया से लड़ रहे हैं। राज्य के सभी अस्पतालों में कोरोना रोगी कराह रहा है और इधर हमारे प्रदेश के नेता तेजस्वी और लालू राबड़ी को कोस रहे हैं। देश के मजदूर और मजबूर अपनी जीविका छोड़कर घर लौट रहे हैं और इधर हमारे नेता दिल्ली से आकर बंगाल में प्रवास कर रहे हैं। देश के बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है और इधर हमारे नेता अपने घरों सहित सभी पंचायतों में स्ट्रीट लाइट और वेपर लाइट लगाकर प्रकाशमय करने में लगे हैं। देश के युवा बेरोजगार हो रहे हैं और इधर राजनीतिक दलों में विभिन्न पदों पर भर्तियां करके प्रचारक तैयार कर रहे हैं। देश के युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं और इधर हमारे नेता अपने सगे संबंधियों को ठेकेदारी दिलवाने में मशगूल हैं। देश की जनता अफसरशाही व्यवस्था से त्रस्त है और इधर हमारे नेता अपने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुशासन की संज्ञा देने में लगे हैं। देश के किसान 1100 रुपये प्रति क्विंटल मक्का बेचने पर मजबूर हैं और इधर हमारे नेता कहते हैं हमने एमएसपी तय कर दिया है। देश के किसान 1900 रुपया बोरी डीएपी खाद खेतों में डाल रहे हैं और इधर हमारे नेता कह रहे हैं हमने नीम कोटिन यूरिया तैयार कर खाद की कालाबाजारी को रोक दिया है। देश के नेता उद्योगपतियों और पूंजीपतियों से वार्ता करके नए नए नियम और कानून बनाते चले जा रहे हैं और इधर देश की जनता बातचीत के इंतजार में महीनों तक सड़कों पर बैठे रह जाते हैं। ये कौन सी व्यवस्था है सरकार की? क्या इन्हीं व्यवस्थाओं का वादा करके जनता से वोट मांगा गया था और क्या जनता इसी व्यवस्था को बहाल करने के लिए वोट दिया था? क्या देश की जनता सिर्फ कतार में खड़े होने के लिए वोट किया था या बेहतर सुविधा मिलेगी इसके लिए वोट किया था? नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और आप देख रहे हैं खबर हर पल। आज मैं ऐसे सवालों को लेकर इसलिए खड़ा हूं क्योंकि आज पूरा देश कोरोना से कराह रहा है। अस्पतालों में बेड कम पड़ गया है, दवा के अभाव में रोगियों की सांसें उखड़ रही है और ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना रोगी दम तोड़ रहा है। यहां तक कि इलाज करते करते चिकित्सक ही संक्रमण के शिकार हो जाते हैं और सेवा देते देते स्वास्थ्य कर्मियों की ही जान चली जा रही है। और ऐसे हालातों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकारी अस्पतालों में सरकार की क्या व्यवस्था है वो मैंने फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सबों को दिखाया था। और इतना ही नहीं, मेरे जैसे कई अन्य पत्रकारों ने भी देश के अलग अलग अस्पतालों की व्यवस्था आप तक पहुंचाता रहा है, जिसे देखकर घर में बैठे आपके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। लेकिन हमारे देश के नेताओं को इसका तनिक शिकन भी नहीं है। आप एक बार देखिए यहां इस वीडियो को जो सदर अस्पताल पूर्णिया का है। यहां कोरोना जांच केंद्रों पर कितनी संख्या में और किस तरीके से भीड़ इकट्ठी हुई है, और वो भी तब जब सभी चिकित्सक, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और सरकार भी लगातार इस बात को कहती रही है कि इस संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय है सामाजिक और शारीरिक दूरी बनाए रखें। और वो कहते हैं कि इसी सामाजिक और शारीरिक दूरियां अपनाने से कोरोना संक्रमण का चेन टूटता है। और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इस तरीके के तमाम एहतियात बरतने को लेकर सरकार ने कोरोना गाइडलाइन भी जारी किया है। लेकिन जब आप यहां सदर अस्पताल पूर्णिया स्थित कोरोना जांच केंद्र को देखेंगे तो आपको ऐसा फीलिंग्स होगा कि हमारे यहां ना तो कोई जनप्रतिनिधि है और ना ही हमारे देश में कोई सरकार है। हमारे यहां ना तो कोई प्रशासन है और ना ही हमारे प्रदेश में कोई सरकार है। हमारे अस्पतालों और जांच केंद्रों पर ना तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है और ना ही कोई प्रशासनिक सुविधाएं दी जा रही है, जिससे जांच करवाने आए रोगी अपने आप को सामाजिक और शारीरिक दूरियां बनाकर रख पाए। और शायद मौजूदा वक्त में सरकार से ज्यादा जनता ही कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक है। और ऐसे में यदि शासन प्रशासन द्वारा इन स्थानों पर बेहतर व्यवस्था कर दी जाए तो संक्रमण का चेन लगातार टूटता रह सकता है। लेकिन प्रशासनिक ऐसी व्यवस्था है जिससे संक्रमण का चेन टूटने के बजाय जुटता ही चला जा रहा है। यहां अकेले पूर्णिया में करीब 200 रोगी रोजाना मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ पूरे राज्य में प्रतिदिन 2500 से ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो वहीं पूरे देश में हर दिन 3 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं।
और ऐसे मौजूदा हालातों में फेसबुक लाइव के दौरान जमीन पर गिरे रोगी को कोरोना जांच करने जब मैंने अस्पताल के कर्मचारी को कहा और सुरक्षा कर्मियों को सामाजिक दूरियां बनवाने को कहा, तो वहां के सुरक्षाकर्मी इतने गंदे शब्द का प्रयोग किया जो उस वक्त मॉब लिंचिंग को आमंत्रित कर रहा था। कोरोना रोगी है या क्या है, उसकी जांच करवा लीजिए आप लोग। नंबर वाइज काम हो रहा है, नंबर वाइज इतना आदमी चुटिया नहीं लगा हुआ है। नंबर आने में वो अगर क्लब्स कर जाए तो कोई बात नहीं है, इसकी चिंता आप नहीं करेंगे। सुनिए पहले, इतना पब्लिक चुटिया नहीं लाइन में खड़ा है, जो लाइन में जिसको जांच करवाना है वो लाइन में आएगा। वो आप आएंगे क्या आपके पास? आप एक बार बाहर निकल के देख लो। हम क्या बाहर, आप बाहर निकल के देख लो, परेशानी है, निकल के देख लीजिए। साहब जी लाइव चल रहे हो आप, आ जाओ एक बार जांच कर लो। मुझे एक पत्रकार होने के नाते ऐसे शब्दों और ऐसे उदाहरण पेश नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आप सभी इस बात से बखूबी अवगत हैं कि ऐसे ही वाकये पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो जाया करती है। खैर, उस वक्त मैंने भी सुशासन की सरकार को कोसते हुए आगे निकल गया, क्योंकि कोरोना संक्रमण की चेन में पिन लगाते हुए उस भीड़ को भी दिखाना था आपको। लाइव वीडियो होता देख कुछ ही मिनट के बाद सुशासन के कर्मचारियों ने जमीन पर गिरे रोगी का कोरोना जांच किया और सामाजिक दूरियां बनाने का एक नया उपाय भी निकाल लिया और कतार में खड़े लोगों को पर्चियां भरकर जमा करने को कह दिया, जिससे बहुत हद तक सामाजिक और शारीरिक दूरियां बनाई जा सकी थी उस वक्त। अब आप ही बताइए कि इन दूरियों को बरकरार रखने के लिए कौन से ऐसे मीडिया कर्मी हैं जो हमेशा जांच केंद्रों पर खड़े रहेंगे और इसकी निगरानी करेंगे, या फिर इन कुव्यवस्थाओं को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाते रहेंगे? ऐसा कतई संभव नहीं है, बल्कि ऐसे हालातों में ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बहाल रहनी चाहिए जिससे संक्रमण का चेन लगातार टूटता रहे। यहां सरकार और प्रशासन को चाहिए कि जांच केंद्रों पर सामाजिक दूरियां बनाकर रखने के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था कर दें और जांच करवाने आए व्यक्ति के पास स्वयं स्वास्थ्यकर्मी जाकर जांच का सैंपल ले लें, और यदि संभव हो तो स्वास्थ्यकर्मी संदिग्ध लोगों के घरों पर जाकर ही जांच कर ले तो और बेहतर होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो इस बात पर जरा गौर कीजिए, और खासकर प्रशासन और आधुनिक राजनीतिकार तो अवश्य ही गौर से सुनिए कि जिस व्यक्ति में कोरोना के प्रारंभिक लक्षण दिखते हैं वही व्यक्ति जांच करवाने जांच केंद्रों पर आते हैं। ये तो आप भली भांति अब जानते हैं। और ऐसे में वो संदिग्ध व्यक्ति यदि कोरोना संक्रमित ही हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस भीड़ में खड़े कितने लोगों को वो संक्रमित कर रहे होंगे। और ऐसे में जानिए कि जो व्यक्ति शुरुआती लक्षणों की पहचान कर जांच करवाने आते हैं वो पूरी तरीके से संक्रमित होकर अपने घर वापस जाते हैं, और फिर वो अपने घरों में और कितने लोगों को और कितने परिचितों को संक्रमित कर रहे होंगे, इस बात का भी आप अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। आपको बताऊं कि यह एक ऐसा स्थान है जहां सबसे अधिक संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है, और ऐसे स्थानों पर शासन और प्रशासन की इस लचर व्यवस्था के कारण कोरोना संक्रमण का चेन टूटने के बजाय लगातार जुड़ता चला जा रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि सड़कों पर चलते हर कोई कोरोना संदिग्ध नजर आने लगा है लोगों को। पहले अपराधियों से इंसान डरा करते थे, इंसान आज भी भूत से डरा करते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब इंसान से इंसान को डर लगने लगा है। लोग एक दूसरे को कोरोना संदिग्ध ही समझने लगे हैं, और ऐसे खराब हालातों में शासन प्रशासन को इसी स्थान पर यानी जांच केंद्रों पर ही सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए था। लेकिन शासन प्रशासन इन सारी बातों के बजाय आइसोलेशन वार्ड, राहत सामग्रियों, कालाबाजारियों और कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों से चालान काटने पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। यहां इस तरीके का प्रश्न इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि ऐसे वक्त में भी स्थानीय प्रशासन और आधुनिक राजनीतिकार अपनी आंख, कान और जुबान तीनों बंद रखे हुए हैं। सवाल इसलिए भी उठता है कि जब मुझ जैसे कम उम्र के लोगों को एहतियात बरतने की ये सारी बातें समझ में आ रही है, तो फिर 70 वर्ष के मुख्यमंत्री और 70 वर्ष के प्रधानमंत्री, 45 वर्ष के सांसद और 61 वर्ष के विधायक, 40 वर्ष के आईएएस और 45 वर्ष के आईपीएस के समझ में ये एहतियात बरतने की बातें क्यों नहीं समझ में आ रही है? और जब तक जांच केंद्रों पर सामाजिक और शारीरिक दूरियां बनाकर रखने की व्यवस्था बहाल नहीं की जाएगी, तब तक कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सकता है। लेकिन इन सबसे अलग
सरकार की ऐसी ही कुव्यवस्था पर स्थानीय प्रशासन और आधुनिक राजनीतिकार फूले नहीं समाते हैं और इतराकर अपने कार्यकर्ताओं को इस बात की घुट्टी पिलाते हैं कि सबसे बेहतर है ये मौजूदा सरकार, और फिर चंद कार्यकर्ता वही घुट्टी पीकर और जनता के बीच जाकर सिर्फ इतना ही कह पाते हैं कि तेजस्वी आ जाएगा, लालू राज आ जाएगा और फिर जंगल राज छा जाएगा, इसलिए जो है उससे ही संतोष करिए और उन्हीं का गुणगान करते रहिए। इसी में हमारी भलाई है और इसी में जनता की भी भलाई है। और इधर इन सब के बीच हमारे देश के नेता हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी कर चुनावी रैलियां किया करते हैं और शाम की पाठशाला के माध्यम से कोरोना प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन करने के लिए जनता से संवाद करते हैं। हमारे देश के नेता बिना मास्क के ही हजारों की भीड़ वाली चुनावी रैलियां किया करते हैं और जब अकेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल रैली के माध्यम से संवाद करते हैं तो उस वक्त मास्क पहन लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है और हमारे नेता ममता और सोनिया से लड़ रहे हैं। पूरा प्रदेश कोरोना से करा रहा है और हमारे नेता तेजस्वी और लालू राबड़ी को कोस रहे हैं। नमस्कार, यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारे Facebook पेज को लाइक और फॉलो अवश्य कर लें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। धन्यवाद।